नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। लोकसभा चुनाव के नतीजे साफ हो चुके हैं। इस बार का लोकसभा चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प रहा। जिस उम्मीद के हिसाब से बीजेपी लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, उस हिसाब से अब की बार बीजेपी को सफलता नहीं मिल पाई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का काफी खराब प्रदर्शन रहा, तो वहीं इंडिया गठबंधन को वहां पर फायदा मिला है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को झटका दे दिया। और दोनों ही गठबंधन अपने सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। आज शाम 4 बजे एनडीए की बैठक होनी है, तो वहीं 6 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। अब इस बैठक में क्या कुछ रणनीति बनेगी वो शाम को साफ हो जाएगा, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि वो सरकार बनाने का दावा कर सकती है। और आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी एक ही फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे और उनका एक वीडियो भी सामने आया है। तो क्या नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं? लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए गठबंधन को 292 सीटें मिली और बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। उधर विपक्षी इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें हासिल की हैं। पार्टियों की बात करें तो एनडीए की अगुवा बीजेपी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। उधर कांग्रेस 99 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी 37 और टीएमसी को 29 सीटें मिली है। लोकसभा चुनाव के परिणाम के साथ सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है। फिर सबकी निगाहें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हैं, जो किंग मेकर बनकर उभरे हैं। इंडिया गठबंधन के कई नेताओं का दावा है कि वह भी सरकार बना सकते हैं। बार बार नीतीश और नायडू का नाम ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब की बार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कुछ अब राजनीति में हो सकता है, वो देखने वाली बात होगी। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आलोक जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं कांग्रेस से छवि राज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल आलोक जी आपसे रहेगा, 2019 के मुकाबले अब की बार इतना खराब प्रदर्शन, आखिर क्या कारण रहे? आलोक जी सुन पा रहे हैं? छविराज जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? छविराज जी, तो तो हम दोनों से ही संपर्क करने की कोशिश करेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दोनों ही गेस्ट थोड़ी देर में उपलब्ध होंगे। तो जानेंगे क्या कुछ कारण रहे भारतीय जनता पार्टी की जो ये खराब स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिली है। तो इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में जो मजबूती अब की बार दिखाई है वो काबिल तारीफ है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराया है, तो वो इंडिया गठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। अब क्या कुछ समीकरण होंगे, क्या कुछ रणनीति होगी, वो शाम को जो इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है उसमें तय हो जाएगा। उधर 4 बजे भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए की बैठक होनी है उसमें क्या कुछ रणनीति होगी, वो भी स्थिति साफ हो जाएगी। हालांकि अभी जो महाराष्ट्र से खबरें निकलकर आ रही हैं, वहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने अपने इस्तीफा सौंपने की पेशकश वहाँ पर की है और वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का खराब प्रदर्शन रहा है उसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने वहाँ पर ली है। तो अब क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि कई राज्य ऐसे थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार क्लीन स्वीप किया था, लेकिन अब की बार वहां पर सीटें फंसती हुई नजर आई थी। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में पिछली बार 10 सीटें थी और 10 में से 10 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपना परचम लहराया था, लेकिन अब की बार 5 सीटें जीतकर ही वहां पर भारतीय जनता पार्टी को संतुष्ट रहना पड़ा है। तो गमले हैं तुम श्री राम जी बोले।
तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आलोक जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं कांग्रेस से छविराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी, सबसे पहले आपसे सीधा सवाल, आखिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इतनी खराब स्थिति, क्या कुछ कारण आप मानेंगे? हेलो। आलोक जी, सुन पा रहे हैं? हाँ, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। और मेरा आपसे सीधा सवाल है कि अब की बार 2019 के मुकाबले जो भारतीय जनता पार्टी का खराब प्रदर्शन रहा है, इसके क्या कुछ कारण हो सकते हैं? देखिए, जो खासकर यूपी में जो हमारा डिबैकल हुआ है जी, जो हम 41 सीटें लूज कर गए हैं, इसका प्रमुख कारण जी, एंटी इनकम्बेंस। जो लोग तीसरी बार टिकट लेके आए जी, और जिनकी अपनी स्वयं की जड़ें बिल्कुल मजबूत नहीं थी, जी, जनता ने ये सोचा और ये 400 का नारा हमारे लिए जानलेवा बन गया। जी, लोगों ने सोचा कि मोदी जी को तो 400 आ रहे हैं, एक पुष्पेंद्र जी को नहीं भेजेंगे पार्लियामेंट तो कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल। इसको सबक सिखा दो। तो वो सबक सिखाने के चक्कर में इंडिया साइनिंग हो गया और ये लोग हार गए चुनाव। जी, तो मेरे समझ से ये एक प्रमुख कारण रहा। बिल्कुल आलोक जी। और कभी कभी कुछ बातें जनता भी तय करती है, जनता भी समझदार है और काफी कुछ देख लेती है, जैसा अमेठी की सीट पर देखने को मिला। अमेठी सीट पर राहुल गांधी छोड़कर वो वहां से रायबरेली चले गए, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और स्मृति ईरानी की तरफ से काफी बड़े बड़े तंज कसे गए कि राहुल गांधी डर गए और उनको अपनी हार का पहले से ही अंदेशा था। लेकिन वहां की जनता ने बता दिया कि राहुल गांधी के अलावा अगर कोई भी कांग्रेस से वहां पर लड़ता है तो वो भी जीतेगा। तो वही वहां पर वहां की जनता ने दिखा दिया। सही कह रहे हैं जी। छविराज जी, आपका क्या नाम? जी, छविराज जी, अब की बार जो मजबूत स्थिति कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की देखने को मिली है, तो कई तरह के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं, कई तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि सरकार बनाने का दावा भी इंडिया गठबंधन जो आज उनकी बैठक होनी है उसमें कुछ ना कुछ रणनीति वो बना सकते हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि इस बारे में इंडिया गठबंधन जरूर सोचेगा और सरकार बनाने की जहां तक बात है उसमें भी कुछ ना कुछ बातें जो आगे हैं वो बढ़ेंगे? देखिए, कांग्रेस की प्राथमिकता पहले आज के समय वर्तमान परिवेश में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस का पहला परीक्षा आम जनमानस के लिए है, जो आम जनमानस ने वोट देकर के राहुल गांधी के हाथों को मजबूत किया है। उसका सीधा मायने है कि भारत सरकार में जो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे थे, दूसरी बात रेल, तेल, भेल, तेल सबका जो पूरे देश में इन लोगों ने सेल लगा रखा था, इन तरीके के गंदगियों को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कमजोर और राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने का यह शक्ति भारत की जनता ने प्रदान की है। इसलिए पहली प्राथमिकता कहीं भी सरकार बनाना नहीं, देश के साहूकार में जो बढ़ते कदम है उस पर आगे बढ़ने की है और देश को बेचने की जो साजिश चालू थी उस साजिश को तोड़ने का पहला कोशिश। और दूसरी बात मैं कह दूं, क्योंकि बराबर मैं इस चैनल पे जब भी आ रहा था तो आर्या न्यूज को पहले तो धन्यवाद देता हूं कि कहीं ना कहीं आम जनमानस और आम जनता की बात आप खुले मंच से करते हैं और खुले हृदय से करते हैं, ना ही कोई पक्षपात और ना ही गोदी मीडिया का कोई तबंगा लेते हुए, और दोनों ही पार्टियों को बोलने का एक अच्छा मौका और एक अच्छा अवसर पूरे चुनाव के दौरान अगर किसी ने एक अच्छा 10 लोगों में अगर 100 लोगों में आकलन किया जाए
तो एक अच्छा परफॉर्मेंस आर्यन न्यूज का रहा है जी। उसके लिए बारंबार आपके संपादक महोदय और आपकी पूरी टीम को मेरी ओर से बधाई जी। रह गई बात दूसरी चीज की घमंड जो है वो घमंड को तोड़ता है और मैं लगातार बोलता था कि चुनाव की इस रणचंडी में आहुति देगी आपके घमंड की यह जनता। और आप याद करें वो दिन जिस दिन राहुल गांधी को खदेड़ रहे थे ये लोग, डर गए, डरपोक हैं, छूटा, भाग गए। मैं पहले भी कहता था कि हमारे देश की भोली भाली जनता झूठ, फरेब और ठगावे में आके छली गई थी और आपको वोट दिया था। उसका जीता जागता प्रमाण है अमेठी। कहीं ना कहीं अमेठी की जनता ने इस बार ठान रखा था और बतला दिया स्मृति ईरानी जी को कि 13 रुपए चीनी से जब आप 48 रुपए चीनी बेचते हैं और वहां के लोगों को फिर से ठगने का कोशिश करते हैं कि चीनी सस्ता होगा, 400 का सिलेंडर जब आप 1200 का बेचते हैं और चुनाव के वक्त आप कहते हैं कि सिलेंडर सस्ता होगा, तो भारत की ये जनता भोली है, भाली है, ये छलावा को नहीं जानती। लेकिन स्मृति ईरानी जी आपके किराएदार को इन्होंने पहचान लिया है। ये सास बहू और साजिश नहीं, ये देश की जनता है और वो अमेठी है और हिंदुस्तान का दिल है और गांधी परिवार का दिल है और गांधी परिवार बसता है उसमें और वहाँ गांधी परिवार के दिल में अमेठी बसती है। जी बिल्कुल छविराज जी, और आपने आर्या न्यूज के लिए इतनी अच्छी बात कही तो मैं आपको बता दूं 1 जून को जब सभी न्यूज चैनल एग्जिट पोल दिखा रहे थे और एनडीए को कोई 350 तो कोई 400 के पार पहुंचा रहा था, वहां हमने जो एग्जिट पोल अपना बनाया था उसमें एनडीए को 284 सीटें तो वहीं इंडिया गठबंधन को 234 सीटें दी थी, जो लगभग 95% हमारा एग्जिट पोल सही साबित हुआ है। क्योंकि हमने किसी तरह की ना तो किसी को देखकर एग्जिट पोल बनाया, हमने खुद अपनी टीम के साथ रिसर्च किया था, सर्वे किया था, उसके आधार पर बनाया था। तो वहीं आलोक जी, कुछ बातें अब के चुनाव में ऐसी रहीं जिस पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा। अभी जिस हिसाब की जो कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बैठक करेगा, उसमें कई चीजें हो सकती हैं क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो अपनी सरकार बनाए और इंडिया गठबंधन भी अगर दलों के हिसाब से, जो मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो जोड़ तोड़ की राजनीति थी वो भी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी कि किसी सांसद को तोड़ लिया, किसी विधायक को तोड़ लिया। तो अब की बार वो क्या कुछ होता है वो भी देखने वाली बात होगी क्योंकि नीतीश कुमार आपके पाले में है और उनका कभी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो कब पाला बदल दें। तो इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनको एक पब्लिक में उपाधि मिल चुकी है जी लालू यादव जी द्वारा। आप सही कह रहे हैं, अभी तो हमारे ट्रस्टेड पार्टनर हैं, लेकिन कितने दिन तक ट्रस्टेड रहेंगे ये शायद स्वयं वो भी नहीं जानते जी। तो ठीक है, अब आगे जैसा होगा वैसा देखा जाएगा जी। अभी तो वेट एंड वॉच की स्थिति है, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो महीने 2-1.5 महीने में क्या स्थिति निकल के आती है, लेकिन एक चीज जरूर है, पॉलिटिकल अस्थिरता हो गई जी। ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं, समझिए। तो फिलहाल तो वेट एंड वॉच ही कहूंगा जी। बिल्कुल, और धैर्य से बिल्कुल आलोक जी, और कुछ कारण मैं भी आपको बता सकता हूं क्योंकि हमने भी काफी चीजें देखी हैं जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है, उसके कुछ कारण मेरे पास भी हैं। एक तो सबसे पहला कारण यह भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी, शुरू से ही जिस रणनीति पर वो चुनाव में उतरे थे, कहीं ना कहीं उसमें कमी रही। शुरू से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सभाओं में, अपनी रैलियों में सिर्फ 2 चीजों को टारगेट किया, राहुल गांधी, शहजादे और मुस्लिमों को आरक्षण। इन दोनों चीजों पर वो पहले चरण से लेकर और आखिरी चरण तक लगे रहे। दूसरा कह सकते हैं कि कोई भी नेता किसी पार्टी से निकाला हुआ, उसने घोटाला किया या उस पर कुछ भी आरोप लगे, उसको तुरंत अपना लेना,
भारतीय जनता पार्टी ने वही किया, उसको तुरंत अपना लिया। अब ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमेशा गलत ही बोलते थे और योगी आदित्यनाथ से जिनकी बनती नहीं थी, उसके साथ फिर से उत्तर प्रदेश में गठबंधन कर लिया। गठबंधन के टाइम पर ही ओम प्रकाश राजभर की जुबान भारतीय जनता पार्टी के लिए मीठी हो जाती है। क्या कुछ कुछ तो पाप किए होंगे जो ये प्रायश्चित करना पड़ रहा है जी। आपका कहना सही है। बहुत सी चीजें मनोनुकूल नहीं हुई। बीजेपी वर्कर का भी ध्यान नहीं रखा गया। पार्टी में इंपोर्ट हो गए बहुत से नेता और प्रतिष्ठित पदों पर काबिज भी हो गए। इस सब का भी खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा है। बिल्कुल। आरएसएस ने हमसे दूरी बना ली। हाँ, और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, उनको निराशा हाथ लगी है, क्योंकि उन्होंने जो वोट दिया था यह समझ के नहीं दिया था कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की हार हो जाएगी, लेकिन शीर्ष नेतृत्व की रणनीति की कमी के चलते भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा है। मैं छविराज जी आपके पास आना चाहूंगा। आज फ्लाइट में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ ही आए हैं, क्या कुछ जुगलबंदी हो सकती है? बात इन्होंने कह दी, चूंकि इन्होंने आरोप लगाया कि लालू यादव जी ने उनको एक नाम दे दिया है नीतीश कुमार जी को। हालांकि मैं बता दूं कि नीतीश कुमार जी को जो भी नाम दिया है या नहीं दिया है, आज के समय में वो आपके पार्टनर हैं, एनडीए के पार्ट हैं, और हमको लगता है कि उन पे आपको विश्वास करना चाहिए। विश्वास अपने पार्टनरों पे आपको नहीं है, विश्वास देश की जनता पर नहीं है, विश्वास विपक्ष पर नहीं है, तो मात्र अडानी और अंबानी पर विश्वास कर करके इस देश को चलाने की कोशिश कब तक करेंगे आप? इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आपको भुगतना पड़ा है। और 11 से ऊपर, जो मेरी जानकारी कल है उसमें 1 या 2 अंक आगे या पीछे हो सकता है, 11 से ऊपर एनडीए के मंत्रियों ने अपना हार दर्ज कराया और एक अच्छे रेशियो से हार दर्ज कराया। ये क्या बतलाता है? तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मंत्रियों में जो ये घमंड था, स्मृति ईरानी जी का जो लगातार चढ़ा हुआ पारा था, तो ये भारत की जनता है, ये आपकी जनता है, ये हमारी जनता है। इसके वोट से आपको, इसके मत से आपको मिलता है इजाजत, जो आप सेल लगाते हो देश को बेचने की, जो बार बार आप नोट बदलते हो, और इनको इतना साधारण आंकते हैं आप। तो 11 मंत्रियों का हार कहीं ना कहीं यह बतलाता है कि जो भारत की जनता पे आपने विश्वास नहीं किया और उनको सदैव मूर्ख समझने का कोशिश किया कि दिया जलाओ, घंटी बजाओ, ताली बजाओ, कोरोना में वैक्सीन लगवाओ, इन सब चीजों से कृपया कर अब उठिए। और 11 मंत्रियों की हार यही बतलाती है। एक कैबिनेट की हार है, 11 मंत्री मतलब पूरा कैबिनेट हार गया। दूसरी तरफ मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि अभी भाई साहब कह रहे थे कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखा गया। अब कार्यकर्ताओं का किस कदर ध्यान रखा जा सकता था? भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं के लिए एसी चेंबर, एसी ऑफिसों का व्यवस्था जिला जिला इन लोगों ने भारत की जनता को लूट करके बना दिया। अब कौन सा व्यवस्था चाहते थे? तीसरी चीज इन्होंने कहा कि अब उनपे तो अविश्वास है ही नीतीश कुमार पे। और बहरहाल मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को लगातार इन लोगों ने हीन भावना से देखा। आज मैं पूछता हूँ, चंद्रबाबू नायडू ने 4% मुस्लिम आरक्षण की बात वहां कही है आंध्र प्रदेश में। क्या अब इन आरक्षणों पे उनका रोक होगा या पहले वो विशेष राज्य का दर्जा देंगे? आखिर किस हिसाब से सरकार चलाएंगे? जो रंगा बिल्ला की सरकार चल रही थी और देश और दुनिया पूरी तरह से परेशान थी, त्रस्त थी इस महंगाई से, इस बेरोजगारी से, उस जनता ने जवाब दिया है। उस जनता के जवाब को आपको स्वीकारना होगा। रह गई बात कि मैं बराबर आर्यन न्यूज से बोलता रहा हूं और फिर आपके इस मंच से खुले तौर पे बोलता हूं कि प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता मांस, मछली और मंगलसूत्र इत्यादि चीजों पर आप चुनाव लड़ने जाते हैं। मुद्दों की राजनीति करें। आज विपक्ष में भी होकर के हम संतुष्ट हैं और सत्ता के खेल में इस्तीफा देना, इस्तीफा ना देना, कल किसी तरीके से जोड़ तोड़, भगा देना, तोड़ लेना, जोड़ लेना, ये आपकी राजनीतिक विषाद है। इस राजनीति में आपको मुबारक हो बारंबार कि फिर से किसी को जोड़िए, किसी को तोड़िए। बहरहाल देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार ये जोड़ते किसे किसे हैं
जिन्हें इन्होंने पहले से जोड़ रखा है एनडीए, या फिर इन्होंने पहले से जोड़ रखा है चंद्रबाबू नायडू, तो अब उन पे विश्वास रखिए भाई साहब। अब फिर आपको किस बात का डर है? अगर वो वहां सताए नहीं जा रहे हैं तो मान लीजिए कि देश की जनता भी सताई नहीं जा रही है। अगर उनको वहां आजादी है तो फिर आज ये कुनबा टूट क्यों रहा है, आज ये कुनबा बिखर क्यों रहा है? बिल्कुल बिल्कुल छविराज जी। और मैं आलोक जी यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा कि कुछ उदाहरण हैं जो मैं आपको देना चाहूंगा। अभी आपने कहा कि जिन लोगों को तीसरी बार टिकट दिया था उनकी स्थिति अब की बार खराब रही, वो हार गई। ऐसा नहीं है। डॉक्टर महेश शर्मा नोएडा से अब की बार तीसरी बार चुनाव लड़े और वो जीते। मथुरा से हेमा मालिनी तीसरी बार चुनाव लड़ी और वो जीती। लेकिन वो लोग हारे हैं जिन्होंने जनता के बीच में बड़ बोलेपन का वादा किया था और बड़ बोलापन उन्होंने दिखाया था। क्योंकि जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं डॉक्टर महेश शर्मा और हेमा मालिनी का, ये जीतने के बाद बेशक जनता के बीच में ना गए हों, और ऐसा इनका रिकॉर्ड भी रहा है कि जीतने के बाद जनता के बीच में नहीं जाते हैं, लेकिन इन्होंने उल्टा सीधा नहीं बोला। इन्होंने उल्टा सीधा किसी से नहीं बोला जो जनता इनको टारगेट करती। और दूसरी एक सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है, जो अंदर की खबरें हैं कि संघ ने भी चुनाव से पहले अपने हाथ खींच लिए थे। और सीधा सा उदाहरण इसका यह है कि जेपी नड्डा जी ने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि जिस टाइम पर अटल जी की सरकार थी उस टाइम पर हमें संघ की जरूरत थी। आज भारतीय जनता पार्टी मजबूत है तो संघ की जरूरत नहीं है, और कितनी मजबूत है वो कल के नतीजों के बाद पता ही चल गया। आलोक जी मुझे बोलने देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बात सुनिए जी। मैंने जो कहा कि जो लोग गए थे तीसरी बार टिकट लेते, जिनसे जितना जनता नाराज थी जी, वो लोग थे जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को नरिश नहीं किया जी। वो लोगों के बीच में नहीं गए, उनकी समस्याएं नहीं सुनी, सॉल्व करने की कोशिश नहीं की। और जब कोई बात आई तो कह दिया कि मोदी जी को आपने वोट दिया था। महेश शर्मा जैसे लोग, मैं पर्सनली बहुत क्लोजली जानता हूं डॉक्टर महेश को जी। 24/7 ये उपलब्ध रहते हैं, हर काम इनसे हो जाए ऐसा मैं नहीं कहता जी। लेकिन जहां तक होता है ये अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि अगले बंदे के काम को निपटा दिया जाए जी। और हर वर्ग के साथ इनका व्यवहार सेम होता है, चाहे ऊंच हो चाहे नीच हो जी। तो ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर महेश शर्मा को यहाँ से अंगद का पैर की जो लगा दिए हैं जी, इनको अभी हाल फिलहाल में यहाँ से पदच्युत करना अत्यंत टेढ़ी खीर होगा किसी भी पार्टी की जी। मैं आपके माध्यम से टेलीविजन की अपील करना चाहता हूँ, तो हमारी आकांक्षाओं को ध्यान में रहते हुए इनको इस बार कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिलना चाहिए। और रही बात इलेक्शन की, चुनाव की, कैंडिडेट की, तो कांग्रेस को ये मान लेना चाहिए कि विपक्ष ने हमें तो कान पकड़ के सबक सिखाई दिया है जी। आपको भी सबक सीखने के पहले आपको ऐसी हरकत ना करें जो अखिलेश जी के मान्यताओं को ठुकराए। इसलिए हार में भी संतुष्ट रहिए और जीत में भी संतुष्ट रहिए, चलिए तभी स्थिर राजनीति कर सकते हैं। ठीक है छविराज जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कहिए। इसका बता दूं मैं, इसको पॉलिश होता है, अभी गंदा है, हमारे साफ कर दिया ना, मंजूर ना हुआ और कैबिनेट का मांग आलोक भाई कर रहे हैं, तो अब हम क्या कहें, भले ही शर्मा जी के लिए कर रहे हो। तो यही दिक्कत है, समस्या यही है भारतीय जनता पार्टी में कि हर एक व्यक्ति, हर एक वर्कर, हर एक नेता सिर्फ अपने पर्सनल हित में लगा हुआ है कि कैसे मुझे मिले और कैसे मेरी प्राप्ति हो सके। दिक्कत यहाँ है कि भारत की जनता के लिए सेवा भाव से राजनीति को करने की जो जरूरत थी, राज्य के साथ नियति बनाते जाते और राज्य पे राज्य करने का, शासन करने का एक प्रवृत्ति रहती है इन लोगों की, तो ये बात है ही नहीं। अगर आज ये हुआ होता तो 11 मंत्रियों को पूरी तरह से हार का सामना नहीं करना पड़ता। बात यही है कि अभी सरकार बने नहीं, कैबिनेट हमें चाहिए, और यही दिक्कत है, समस्या है कि जब आपको भारत की जनता को सेवा करना है
तो रह गई बात, मैं तो कह रहा हूं, मैं विपक्ष में भी बैठ के पूछूं, मुद्दा यह है कि इस बार आपका सेल नहीं लगेगा। सेल तेल सेल, ले लो भेल, ले लो रेल, ये जो चल रहा था ये बंद करिए। ये 2-2 हजार के नोट कभी लाओ कभी मिटा दो। कभी प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि सड़क पे जहां आप बुलाओगे अगर ये गलत हो गया तो मैं हर चौराहे पे मिलूंगा। ये सब तरह के वानियों को समाप्त कीजिए, विराम दीजिए इन तरह की वानियों को, और भारत की जनता के साथ खेल और दुर्व्यवहार और झूठ का ये जो खेल चल रहा है, इन खेलों को बंद करिए। भारत की जनता को बेवकूफ समझने की गलती न करें। यहाँ चंद्र और मौर्य की यह धरती यह बतलाती है कि एक बिगड़ा हुआ और एक गुस्साया हुआ ब्राह्मण भी सत्ता को हिला सकता है। रह गई बात 5 किलो अनाज पर प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा लगा के जो आप लोगों को समझा रहे थे कि ये भीख का है, वो देश की जनता का अनाज है। यह अनाज बोलेगा, ये धरती बोलेगी, ये चेतना की धरती है, यह क्रांति की धरती है, और इसका आगाज कहीं न कहीं हो चुका है। अभी तो सबसे पहले जो चैलेंज है आपके पास वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को कौन से बंगले देते हैं और कौन से बगल बिठाते हैं। क्योंकि परसों की रात जो थी, यही रात भारी और यही रात अंतिम। नीतीश कुमार का नींद और चैन खोया हुआ था कि मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा मांगा जा रहा था। वो दिन याद कीजिए जब उनको प्रचार में खड़ा करके कमल का छाप पकड़ा दिया गया था और उनका चेहरा मीडिया वालों ने दिखाया था। चलिए छविराज जी, समय की कमी है, समय की कमी है। मैं आप दोनों ही मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगा, आप हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े। तो जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव 2024 की तस्वीर पूरे देश के सामने आई है, तो मुकाबले अब की बार काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहे। उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा फायदे की उम्मीद थी, वहीं पर नुकसान हो गया। और अब की बार क्या कुछ, क्योंकि अभी समीकरण लगाए जा रहे हैं, अभी इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है, अभी एनडीए की 4 बजे बैठक होनी है, अब उन बैठकों में क्या कुछ रणनीति बनेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि जो सभी दल के नेता हैं वो दिल्ली पहुंचने शुरू हो चुके हैं, कुछ नेता सुबह पहुंचे तो कुछ मीटिंग होने से पहले वहां पर पहुंच जाएंगे। हालांकि एक तस्वीर जो देखी है उससे राजनीति में काफी ज्यादा भूचाल आ चुका है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का एक फ्लाइट में एक साथ आना, कुर्सी के आगे पीछे ही वो बैठे हुए हैं। अब इस बात के आखिर क्या कुछ मायने लगाए जा सकते हैं? क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संपर्क में है? क्या किसी तरह की उनसे कोई बात चल रही है? क्योंकि कल जब परिणाम आए थे उसके बाद जो बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो नीतीश कुमार से मिलने के लिए गए थे और नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात नहीं की। तो क्या कुछ वजह हो सकती है, क्या कुछ कारण हो सकते हैं, वो सब स्थिति आज में साफ हो जाएगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।